हेलो एवरीवन, हेलो गाइस एंड गर्ल्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं फैज़ान अहमद। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में मुझे ऑल इंडिया रैंक 58 हासिल हुई है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। दिस वाज माय सेकंड अटैम्प्ट एंड माय ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। मैं आज आपसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रिपरेशन जर्नी ब्रीफ में शेयर करूँगा, किस तरह से मैंने पढ़ाई करी, किस तरह से स्ट्रैटेजी और अप्रोच करी। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो यस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फैज़ान अहमद, AIR 58। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। स्मॉल टाउन कॉलेज था, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 2014 से 18 तक। 18 में मैं ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इवन दो आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑल थ्रू माई स्कूल लाइफ, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, टॉपर भी रहता था कभी कभी। उसके बावजूद भी जेई मेंस या जेई एडवांस, जो कोटा की कोचिंग फैक्ट्री है जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ ऐसा रहता है कि हर इंसान को, एवरी वन नीड्स टू मे बी टेक इंजीनियरिंग और मेडिकल, बिकॉज ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो मेरा भी ये था, इंजीनियरिंग मैंने ली, मेन जेई के लिए कोचिंग भी करी, लेकिन क्लियर नहीं कर पाया। मैंने फिर, हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी थी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आज मैं आपसे ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको अगर ये मिथ है, ये शंका है कि यार सिर्फ आईआईटी या एनआईटी वालों का ही, या मेडिकल डॉक्टर का ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही, जो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, तो ये एक बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है, ये एक मिथ्या है। आई एम योर लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। आप मुझसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ डिस्पाइट नॉट स्टडिंग इन आईआईटी, तो आप भी कर सकते हैं। बस चाहिए होता है कि आप में जोश होना चाहिए, जज्बा, और यू नीड टू प्रिपेयर होल हार्टेडली पूरा। इसमें जैसे कहते हैं, एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सो यूपीएससी इज़ लाइक दैट आग का दरिया, और आपको उसमें तैर के डूब के हर तरह से जाना है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी हॉबीज़, मेरी रुचि क्या क्या थी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपकी जब इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म भराया जाता है, इन दैट दे आस्क यू टू फिल ऑल द हॉबीज़। बिकॉज यूपीएससी क्या चाहता है ना, बंदा मोनोटोनस ना हो, सिर्फ पढ़ाई 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 करता है। एक यूपीएससी एस्पायरेंट को, जो सिविल सर्वेंट बनना चाह रहा है, ऑल राउंड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, पढ़ाई में अच्छा हो, खेल कूद में थोड़े और हॉबीज़ भी हों, तो वो आपकी भी होनी चाहिए। एंड ये सिर्फ यूपीएससी में काम नहीं आएगा, आपको डी स्ट्रेस करने में, आपकी टेंशन दूर करने में भी आपके लिए मददगार साबित रहेगा। तो मेरी हॉबीज़ थी, जैसे फ़ुटबॉल का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ। अगर यहाँ पर कोई मेसी या रोनाल्डो के फ़ैन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कौन फेवरेट है। मेरा फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आई एम अ डाई हार्ट फ़ैन। सो फुटबॉल मेरे लिए एक जुनून था, जिसने मेरे को यूपीएससी को क्रैक करने में बहुत मदद करी, और साथ ही साथ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मुझे बहुत देखना पसंद था। मेरा जो यूपीएससी का इंटरव्यू भी था, वो करीब करीब इसी के इर्द गिर्द घूमा था। इट वेंट अराउंड दैट ओनली। मोस्ट ऑफ माई इंटरव्यू क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज। प्रिपेयरिंग फॉर दीज टॉपिक्स फॉर ऑफ इंटरव्यू इन द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी इटसेल्फ आपको बहुत मदद करेगा। इट विल हेल्प यू अलॉट। सो प्लीज़ डू हैव इनकलकेट सम हॉबीज़। साथ ही साथ सेकंड अटैम्प्ट था मेरा, और ऑप्शनल था मेरा एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें अपन ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें थी। तो चलिए, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस जो स्लाइड रहेगी इस वीडियो में, शॉर्ट में हम क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी, क्यों मैंने यूपीएससी लिया, वाई, क्या रीजंस थे, क्यों सिविल सर्वेंट बनना था। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्या गलतियाँ करी, कैसे मेरा प्रोसेस आगे रहा। तो आई थिंक उससे आपको शायद काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। दो आप नहीं दोहराएंगे, कहा जाता है ना, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो खुद जल्दी कामयाब होता है। तो आप मेरी गलतियों से सीखिए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला अटैम्प्ट था जो मैंने आपको बताया, पहला प्रीलिम्स जो मैंने दिया था, उसमें मैं प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाया था, और मेरे GS1 के पेपर में, आप यकीन नहीं करेंगे, 76 मार्क्स थे बस, और कट ऑफ उस बार शायद 95 से 98 के बीच रहा था। तो आप देखिए, 20 नंबर से भी ज़्यादा का डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद वो मैंने बोला, जैसे आपको हार नहीं माननी है, डेडिकेटेड रहना है, डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार। लेकिन यूपीएससी जो परसिवरेंस के साथ, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ चल पड़ते हैं, उनको रिवॉर्ड ज़रूर करता है। तो अल्टीमेटली मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, उसमें जो मैंने कैलकुलेट किए अलग अलग कीज़ से, तो मुझे 110 के करीब मार्क्स आ रहे थे। तो अगर मैं इतना इम्प्रूवमेंट यहाँ से यहाँ तक कर सकता हूँ, तो वो आप भी कर सकते हैं। और आज मैं यही शेयर करूँगा कि कैसे हुआ ये ड्रास्टिक चेंज। उसके बाद अपन देखेंगे पहले अटैम्प्ट फेल होने के बाद मैं कैसे मोटिवेटेड रहा, कैसे फोकस रहा। मेरे मन में भी डाउट्स आए थे कि यार इतनी बुरी तरह से मैं फेल हुआ हूँ, शायद मे बी आई शुड नॉट राइट यूपीएससी, इट इज़ नॉट फॉर मी। ऑलरेडी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है व्हेन यू आर नॉट एन IITian और समथिंग लाइक दैट। यूपीएससी के अराउंड एक हवा सा बना रखा है कि इट इज़ अ वेरी टफेस्ट एग्जाम। येस, इट इज़ टफेस्ट, बट वाई इट इज़ टफेस्ट, बिकॉज द
नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस, बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। इस बार 800 से कम लोग सेलेक्ट हुए, करीब 5 लाख ने प्रीलिम्स दिया था, तो यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मोटिवेट और फोकस रहने के वजह से आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, फर्स्ट अटैम्प्ट में 76 मार्क्स, सेकंड में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब एक साथ क्लियर। क्या कैसे किस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी ओवरऑल रही वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और अल्टीमेटली फिर जब मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मुझे कामयाबी मिली, सक्सेस मिला, किस तरह से वो रहा, उसके बाद की कैसी लाइफ रहती है। सो शायद आप भी उससे इंस्पायर हों उस तरह की लाइफ को जीने के लिए, अपने माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए जब उनको पता चलता है कि मेरा लाडला विल बी एन IAS ऑफिसर या मेरी लाडली जो भी होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक्स देखते हैं। यस, सो द फर्स्ट स्लाइड ऑफ माई टॉक टुडे इज़ क्यों UPSC। मैंने UPSC सिविल सर्विसेज क्यों चुना, क्या वजह थी, ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे। सबसे पहले देखते हैं ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। हर किसी का कोई ड्रीम होता है, हर किसी का कोई सपना होता है। कोई डॉक्टर बन के कुछ करना चाहता है, कोई इंजीनियर बन के कुछ करना चाहता है। मेरा बचपन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बचपन से सिविल सर्वेंट बनना है। शायद कॉलेज तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है लेकिन थैंकफुली कॉलेज के बाद आइडिया मिला, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, किस तरह के जॉब्स रहते हैं, क्या रहता है, तो उसकी वजह से UPSC चुना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा वो है ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। जैसे मैंने बोला सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं और सबके फैमिलीज़ के भी कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो मेरी फैमिली की स्पेशली मेरे जो दिवंगत दादा दादी हैं, लेट जो गुजर गए कोविड की वजह से, उनका हमेशा एक ख्वाब सपना था मेरे लिए कि डॉक्टर इंजीनियर बन के पैसे सब कमा लेते हैं, लेकिन समाज की सेवा करना, वहाँ पे एक पोजीशन इस तरह की रहना कि आप दूसरों तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचा सकें। तो ये मेरी एक कोशिश थी, मेरी डिज़ायर था कि यार मैं उनके सपने को पूरा कर सकूं। और उसी के बारे में सोचते सोचते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार शायद मेरा भी यही सपना है। जब भी मुझे कुछ दिखता था इस तरह की नेगेटिव चीज़ समाज में आसपास, तो चेंज करने का मन करता था, लेकिन पावर नहीं थी उसको चेंज करने की। तब मुझे कॉलेज में आके पता चला कि यार एक तरीका होता है NGO ज्वाइन करना, लेकिन NGO में आप अच्छा काम कर सकते हो लेकिन अथॉरिटी नहीं रहती। दूसरा तरीका मुझे किसी ने बताया, UPSC क्रैक करके या तो आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, IPS IAS उस तरह से कर सकते हैं, या फिर थर्ड एक नेताजी बन जाना, जो कि मेरे को लगता नहीं मेरे बस के बात थी। तो मैंने सोचा इसमें सबसे आसान शायद UPSC ही रहेगा। तो द ड्रीम एंड डिज़ायर ऑफ सर्विंग माई कंट्री, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज, वो मेरा एक था। दूसरी चीज़ जो अपन देखते हैं यहाँ पे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिसेंटली मुझे याद आ रहा है, कल परसों में ही एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक आई थिंक कुछ 101 थी, पिछली बार शायद 96 या 94 थी। तो इस तरह की चीज़ें डिस्पाइट सरकार गवर्नमेंट अलग अलग तरह के प्रोग्राम चला रही हैं, मिड डे मील स्कीम चला रही है, ICDS चला रही है, फिर उसके बावजूद इतनी हंगर क्यों है। तो मुझे एक किसी ने बताया कि राजीव गांधी ने एक ज़माने में कहा था कि सरकार जो 1 रुपया बेचती है, करप्शन की वजह से लोगों तक, बेनिफिशियरीज तक सिर्फ 15 पैसे पहुंच पाते हैं। तो ये मैंने सोचा कि यार समथिंग शुड बी चेंज्ड, द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो इस स्कीम और पॉलिसी का है वो बहुत ज़रूरी है। और यंग ब्लड, यंग जो मेरी पोटेंशियल थी, मुझे लगा कि इसके थ्रू मैं अपनी पोटेंशियल को पूरा कर पाऊँगा। तो मेरी कोशिश यही रही कि इस वजह से भी मैंने UPSC सिविल सर्विसेज को चुना। तीसरी चीज़ जो थी मेरी वो थी मोटिवेशन एंड सपोर्ट। मेरे फ्रेंड्स, फैमिलीज़ एंड पीयर ग्रुप वगैरह का सबका हमेशा से मेरे लिए मोटिवेशन रहा है। हमेशा से वो मेरी पोटेंशियल को जितना मैंने नहीं पहचाना उन्होंने पहचाना। दे ऑलवेज वांटेड मी टू एस्पायर समथिंग बिग इन लाइफ। एम फॉर द, कहते हैं एम फॉर द स्टार्स यू विल लैंड ऑन द मून। अगर आप दूर के सपने देखेंगे उससे कम कुछ बेहतर तो कर ही पाएंगे। तो उनका मोटिवेशन सपोर्ट हमेशा से मेरे लिए रहा, चाहे इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो। कभी मुझे कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आने दी। साथ ही साथ ये मोटिवेशन एंड सपोर्ट मुझे अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों जिनके लिए कभी मैं कुछ अच्छा काम कर देता था वो देख के भी बहुत हमेशा रहा। तो इसकी वजह से भी मैंने चुना कि यार जब घर वालों का मोटिवेशन है, मेरी मॉम और डैड का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था कि यार तुम जो करना है करो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। मेरे को खुद को डर रहता था कि क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा, लेकिन उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रहा। मुझे बोला हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने में यकीन रखो, खुद कहा जाता है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो इस तरह का मोटिवेशन एंड सपोर्ट मेरे पास हमेशा से रहा, इसलिए भी मैं UPSC को कर पाने में सक्सेसफुल रहा। चौथी चीज़ जो मैं आज देखता हूँ यहाँ पे, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है एम्बिशंस एंड गोल्स। मैं को मेरी लाइफ में कभी मोनोटोनस रहना पसंद नहीं आया। मैं चाहता था कि एक चैलेंज रहे हमेशा लाइफ में, अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ, अलग अलग तरह की चीज़ें करूँ। पर्सनल एम्बिशन थे
और यूपीएससी फुलफिल दोस. इट गिव्स यू जॉब सिक्योरिटी, इट गिव्स यू गुड सैलरी, एंड सबसे ज़्यादा है कि इसमें डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपको काम करने के लिए. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डाइवर्स रहती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल अबाउट, कल को आप बजट बना रहे हो सकते हैं, तो उसके बाद आप ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें जो अलग अलग, कल को फॉर एग्जांपल आप डैम्स या रोड बनाने में काम कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं. तो इस तरह की पोजीशन में पहुंच के आप अपने पर्सनल एम्बिशन को भी पूरा कर सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं. तो इस तरह के जो मेरे एम्बिशंस एंड गोल्स थे, एक मोनोटोनस लाइफ मेरे को नहीं चाहिए होती थी, जिसकी वजह से भी मैंने यूपीएससी को चूज़ किया. लास्ट मेरा था इंस्पिरेशन. यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, इंस्पिरेशन एंड एक वर्ड है मोटिवेशन. अगर आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता है तो कमेंट में मुझे बताइए कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है. जो मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले क्या रहता है, इंस्पिरेशन इज़ इंटरनल. आपको अंदर से किसी चीज़ की इंस्पिरेशन आती है. बाहर से अगर आपको कोई बंदा है या कोई परिस्थिति है जो कुछ चीज़ करने के लिए हेल्प कर रही है, तो दैट इज़ मोटिवेशन. इंस्पिरेशन जब आप में रहेगा तो वो लॉन्ग टाइम रहेगा और मोटिवेशन काफ़ी कम टाइम तक रहने वाला है. तो इसलिए आपका इंस्पिरेशन कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से आप यूपीएससी ज्वाइन करो ना. अब इंस्पिरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसे कमाने हैं या लाल बत्ती, खैर लाल बत्ती तो सरकार ने हटा दी अब, या इस तरह की गाड़ी हो, बंगला हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो. नहीं, इंस्पिरेशन ये नहीं. इंस्पिरेशन होना चाहिए सोसाइटी में ऑलरेडी इतने सारे ऑफिसर्स हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, एंड किस तरह से आप भी उनकी तरह कुछ काम कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आता है केरला में शायद कोड़े में पोस्टेड थे आईएएस ऑफिसर, उनको कलेक्टर ब्रो के नाम से जाना जाता था. उनका एक इनिशिएटिव था वॉल ऑफ क्लोथ्स. तो उसमें क्या उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जितने भी लोगों के पुराने कपड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको आप वहाँ वॉल पे लगा दीजिए और जो भी ज़रूरतमंद होगा वो जाके वहाँ से वो कपड़ों को ले सकता है, चाहे तो पहन सकता है, वापस भी रख सकता है. तो इस तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. ये मेरा एक इंस्पिरेशन था. साथ ही साथ जैसे मेरे को याद आता है बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं. आर्मस्ट्रॉन्ग पामे थे मणिपुर के, जिन्होंने क्राउड फंडिंग करके वहाँ पे एक सड़क बनवा दी. अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको मिल नहीं पा रहा था किसी वजह से, तो लोगों को बुलाया, एनजीओ को बुलाया और एक सड़क खुद से बनवा दी ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई. इस तरह की चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती रहती थी मेरे को. अल्टीमेटली मैंने सोचा कि यार जो मेरे इंस्पिरेशन वो कर रहे हैं तो मुझे भी इस तरह की कोई चीज़ करनी चाहिए. आपका खुद का कोई इंस्पिरेशन हो सकता है, सिविल सर्वेंट या और भी किसी कैटेगरी में, वो आपको करना चाहिए. तो ये 5 चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी सिविल सर्वेंट को चुना. अगले स्लाइड में आते हैं. हाउ आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन. जी, तो कैसे मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सितंबर 2018 में, और ये जाके एंड हुआ, हमारा रिज़ल्ट आया सितंबर इटसेल्फ 2021. सो ऑलमोस्ट 3 ईयर की ये मेरी जर्नी थी. मैं बताऊंगा कि मैंने स्टार्ट कैसे किया. जैसे मैंने बोला, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो मेरे को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफ़ी अच्छा काम करने का जॉब, आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जॉब ऑफर था, लेकिन वो मेरे को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाह रहे थे, एंड आई थिंक मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं था. तो लाइफ में मैं एक डायरेक्शन ढूंढ रहा था. मैं दुविधा में था, डिलेमा में, कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के साथ. कि इंजीनियर की जॉब करनी चाहिए या कोई एसएससी सीजीएल टाइप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए. यूपीएससी कभी उसमें इतना ज़्यादा था नहीं. बैक ऑफ द माइंड था कि यूपीएससी करेंगे, लेकिन वो डायरेक्शन की कमी होने से वो कभी फ्रूटफुल नहीं हो पाया. अल्टीमेटली मुझे याद आता है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सीएसआर के थ्रू कोचिंग गाइडेंस प्रोग्राम चलाती है. व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उनका एक इश्तेहार या एक एडवर्टीज़मेंट देखा जिसमें वो फ्री कोचिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे थे. तो देखिए, कुछ पॉजिटिव यूज़ भी होता है फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का. सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं मिलते हैं वहाँ पे, अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको. तो आई थिंक उस पर कभी कभी आपको नज़र रखते रहना चाहिए, क्या पता कब कुछ काम का चीज़ आपको मिल जाए. तो मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मैं सक्सेसफुल हुआ. तब मुझे लगा कि शायद ये भगवान की तरफ से, ईश्वर की, प्रभु की तरफ से कुछ एक मेरे लिए हिंट है कि यार अब तो तुम इसमें कूद जाओ. जब तुम्हारे मन में था इस तरह की कोई चीज़ करनी है, अब मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है. उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन सितंबर 2018 से स्टार्ट कर दी. ठीक है, उसके बाद हाउ एंड व्हाट डिड आई स्टडी. तो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट. फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कुछ पता ही नहीं था ठीक से क्या पढूं क्या ना पढूं, जिसकी वजह से भी शायद मेरा पहला अटैम्प्ट फेल हो गया. लेकिन हाउ डिड आई स्टडी. फर्स्ट अटैम्प्ट का मैं पहले बताता हूँ कि स्टार्टेड वाली प्रिपरेशन, सेकंड अटैम्प्ट हम बाद में देखेंगे. तो मैंने पहले अटैम्प्ट में कोशिश मेरी यह रहती थी, बिल्कुल हॉप स्कॉच मेरी जर्नी थी. कभी मैं कौन सी कोचिंग मटेरियल का नोट्स पढ़ रहा हूँ,
मैं हिस्ट्री के लिए 2 कोचिंग मटेरियल की बुक्स पढ़ रहा था, करंट अफेयर 3-3 मैगज़ीन पढ़ रहा था। तो मुझे लगा यहाँ पर एक सेल्फ बिलीफ की मेरे पास कमी थी, एंड दिस बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं फ़ेल हुआ। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, जो भी कोचिंग मटेरियल का इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, हैव बिलीफ इन दैट वन थिंग ओनली। इधर उधर कहते हैं ना कि 2 नावों की सवारी नहीं हो सकती, इंसान डूब जाता है। तो एक नाव की सवारी करिए, उसमें कंप्लीट ट्रस्ट रखिए कि यार इतना भी मैंने पढ़ लिया है, जिसको भी मैं ठीक से इंप्लीमेंट कर लिया तो मुझे कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। तो बिलीफ मेरे फर्स्ट टाइम के अटैम्प्ट में मिसिंग था, तो जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल हैपेजार्ड थी। मैं आपको बताऊँ, मेरा रिवीजन तक लक्ष्मीकांत का लोग कहते हैं कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, मेरा तो 3 बार तक नहीं हुआ था। ऑप्शनल भी मेरा ख़त्म नहीं हो पाया था। तो ये कुछ मेरे इश्यूज़, मतलब इस तरह से मैंने स्टडी रही थी। एक बार मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि हाउ एंड व्हाट आई स्टडीड। तो जैसे मैंने बताया, मेरा कोशिश ये रहती थी सबसे पहले उठते ही न्यूज़पेपर। आई विल स्ट्रेस इज सो मच मोर, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके सीसेट में काम आता है, आपकी ओपिनियन बिल्डिंग में, इंटरव्यू में काम आता है, मेंस की आंसर राइटिंग में काम आता है। कोचिंग मैगज़ीन ठीक है, सप्लीमेंट्री अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ कोचिंग पर रिलाई करेंगे तो आई थिंक वो जो आज के टाइम में डिफ़िकल्ट इतना पेपर बनता जा रहा है कि जब तक आप न्यूज़पेपर ना पढ़ेंगे कामयाबी मिलना मेरे को लगता है वेरी डिफ़िकल्ट। सेकेंडली, इसके बाद मेरा रहता था कि मैं स्टैटिक, जो भी मैंने स्टैटिक डिसाइड कर लिया, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, उसको मैं पढ़ता था, लेकिन दिन भर नहीं पढ़ता था। कुछ लोग होते हैं जो दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में कंफर्टेबल रहते हैं, मेरे को कभी उस तरह का कुछ रहता नहीं था, तो मैं सेग्रीगेट करता था। जैसे मैंने स्टैटिक पढ़ लिया शायद 3 घंटे, उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल पढ़ लेता था जो कि एंथ्रोपोलॉजी था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीसैट, आज के टाइम पे सीसैट भीष्म पितामह टाइप बन चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम निकल रहा होता है उनको भी फेल करा देते हैं। तो सीसैट पे मेरा, तो मैंने 4-5 मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो मैंने देखा कि स्कोर अच्छा आ रहा है, तो मैंने ज़्यादा अलग से फोकस नहीं किया। लेकिन इसी तरह का इंट्रोस्पेक्शन आपको भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, 70-80 का अराउंड ही आ रहे हैं, तो आपको सीसैट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, डेली अगर आप 1 घंटा भी कर लोगे, किसी को बुक को यूज़ कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कोचिंग लगा लो, आई थिंक मोर देन इनफ। और लास्ट में मैं जो करता था वो था कि न्यूज़पेपर जो भी मैंने पढ़ा सुबह, उसके नोट्स बना लेता था, और जो डेली के करंट अफेयर के एमसीक्यू कोई अलग अलग कोचिंग वेबसाइट्स पोस्ट करती हैं, उनको मैं रेफ़र कर लिया करता था। और लास्ट में सोने से पहले जो भी मैंने पढ़ा उसका शॉर्ट में जल्दी जल्दी से, लाइक मुश्किल से 15-20 मिनट में, आधे घंटे में उसको रिवाइज़ करके सो जाया करता था। तो ये मेरा हाउ डिड आई स्टडी था। व्हाट डिड आई स्टडी, टॉपर्स की बुक लिस्ट थी, वही सारी आपको मिल जाएगी मार्केट में किसी भी वेबसाइट पे, यूट्यूब वीडियोस पे। तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, दैट यू कैन लुक फ्रॉम दैट इटसेल्फ। एंड अगर आपको ज़्यादा और डिटेल में चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, मेरे नोट्स क्या थे, किस तरह के थे, तो यू कैन रेफ़र टू मोर डिटेल वीडियोज़ ऑन द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस। मेरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे मैं अपने नोट्स, अपने स्ट्रैटेजी, अपने आंसर कॉपीज़, हर चीज़ मैं अपलोड करूँगा। मेरा कोड यूज़ करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री। तो प्लीज़, अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आगे आने वाली हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ थी जनरल इश्यूज़। जनरल इशू जैसे मैंने बताया क्या क्या होता है। सबसे पहले गाइडेंस और मेंटरशिप की मेरे पास मुझे लगा काफ़ी कमी रही। एक ही करंट अफेयर पढ़ने के लिए मैं 4-4, 3-3 कोचिंग के मटेरियल रेफ़र कर रहा था। तो इस मामले में कोचिंग जो होती है, आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। दे प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस एंड मेंटरशिप, क्योंकि जब यूपीएससी के भंवर में इंसान कूदता है तो उसको पता नहीं होता जाना कहाँ पर है, तो वो हर तरफ से जाने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली वहीं पे रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप का काम करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड, there are many scholarships also. For example, an academy is running many scholarships for from economically poor background students, तो you can access that, and उसके थ्रू आपको एक डिटेल्ड अप्रोच मिलेगी कि किस तरह से आपको आगे जाना है। आपकी हैपेजार्ड अप्रोच नहीं रहेगी जैसे मेरी पहले अटेम्प्ट में रही थी। उस टाइम तक मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो गाइडेंस एंड मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज जैसे मैंने बता दिया, किसी भी कोचिंग या टॉपर की आप रेफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे NCERT आर द बाइबल, NCERT को आपको छोड़ना नहीं है। मुझे अभी भी याद आता है कि 2017 में क्वेश्चन आया था, आई थिंक उसमें पूछा था राइट टू वोट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट ना। एक अब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी की में क्लेम किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था लीगल राइट, और कुछ कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अल्टीमेटली यूपीएससी ने आंसर बताया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्यों? क्योंकि क्लास 10th की NCERT है जिसमें साफ साफ लिखा है राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो NCERT आपका बेस होना चाहिए, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितनी आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक से बिल्डअप कर सकते हो, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह आती है, या अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है तो उस कोचिंग के रिसोर्स बुक लिस्ट को भी, उनके नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हो। लास्ट में मैंने जो एक चीज़ करी वो थी स्ट्रैटेजी फ्रॉम टॉपर्स।
कहते हैं ना कि आप किसी और की गलतियों से सीखते हो तो वो गलती आप रिपीट नहीं करते। तो मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी, उन्होंने क्या गलतियाँ करी, उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें करी जिससे उनको इतनी जल्दी सक्सेस मिला। फॉर एग्जांपल अनुदीप दूरी शेट्टी सर की स्ट्रैटेजी थी, टीना डाबी मैम थी, और भी काफ़ी सारे टॉपर्स थे जिनके, अथर आमिर सर थे। एंथ्रो के लिए मैंने सचिन गुप्ता सर की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, अनुदीप सर की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। तो ये स्ट्रैटेजी आपको गाइड देती है, मतलब इट इज़ अ ब्रॉड प्लेटफॉर्म, उसमें आपको अपनी इमारत खड़ी करनी है। सिर्फ ब्लाइंडली आप किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करें, प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी उनसे सीख के खुद अपने लिए बनाएं। समथिंग मैट दैट हैव वर्कड फॉर देम इट मे नॉट वर्क फॉर यू। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी खुद उनसे सीख के अपनी खुद एक स्ट्रैटेजी बनाएं। एंड अल्टीमेटली मुझे लगता है इतनी चीज़ें आप करेंगे, जो शायद मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिसिंग थी स्ट्रैटेजी, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था इतना ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा फोकस किया, तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे कामयाबी भी मिली। तो ये सब अगर आप करते हैं अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट में, जो मैंने गलतियाँ करी वो नहीं करेंगे, तो आई थिंक मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, आप 1 अटेम्प्ट में भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एनीवे, तो अगले टॉपिक पे आते हैं, अगली स्लाइड पे। फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट। सो मैंने जैसे बताया मेरा फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट था, उसमें मेरे मुश्किल से 76 मार्क्स आए थे। मेरा फर्स्ट फेल जो अटेम्प्ट था उसमें मेरे मुश्किल से 76 मार्क्स आए थे, और जो सेकंड वाला था उसमें आए हैं मेरे GS1 में अराउंड 110 प्लस। तो फर्स्ट फेल अटेम्प्ट मेरा क्यों फेल हुआ, उसके मेरे हिसाब से 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट था, दूसरा लर्निंग एस्पेक्ट। फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट में मैं बात करूँगा, UPSC डिमांड्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग, फॉर ऑल द टॉपिक्स यू आर स्टडिंग। आप बिल्कुल आंख बंद करके कोई टॉपिक कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते, ना ही आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अरे मेरे तो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नाउ आई विल कंफर्टेबली क्लियर दैट। तो मेरे को भी इसी तरह की एक चीज़ रहती थी कि यार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ओवर थिंकिंग करने लगा, मुझे अपने पे थोड़ा लैक ऑफ बिलीफ भी था कि टाइम बहुत कम है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करने हैं। लेकिन मेरा यकीन करिए, कम टाइम में भी आप वो रिवीजन नहीं भी करेंगे ना, इट डज़ नॉट मैटर कि आपने 5 रिवीजन करे या 50, स्टिल अगर आपको अपने पे यकीन है, बिलीफ है आपको, और कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, एंड आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप लेके चलेंगे, जो मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मिसिंग था। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, क्या मेरा निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। शायद मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखता तो 76 की जगह अगर एग्ज़ाम नहीं भी निकलता तो 90 मार्क्स तो आ जाते। तो ये था, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम में थोड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से। आप बिलीव रखिए, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, दोस्तों वगैरह के साथ बात करिए, उनसे मोटिवेशन लेते रहिए, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प टू सेल यू थ्रू। उसके बाद लर्निंग एस्पेक्ट था। लर्निंग एस्पेक्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। एक सब्जेक्ट के लिए 4 किताबें पढ़ना, एक करंट अफेयर, जून के करंट अफेयर के लिए 4 कोचिंग करंट अफेयर रेफ़र करना, टेस्ट सीरीज़ भी ठीक से मैंने टेस्ट सीरीज़ दी लेकिन उसका रिवीजन नहीं करा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट सीरीज़ जब आप देते हैं मेक श्योर उसका रिवीजन उसी दिन या अगले दिन करें प्लीज़। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट। तो मेरा एक लर्निंग एस्पेक्ट मिसिंग था कि मैंने टेस्ट तो बहुत दिए लेकिन उनसे सीख नहीं पाया और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। इफ़ यू डू दैट, मेक प्रॉपर नोट्स, आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो मेंस प्रीलिम्स सब में आप इजीली कंफर्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में स्पेसिफिकली प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल्स में क्या इशू थे। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में मेरा इशू था, मैंने टेस्ट बहुत कम दिए, मॉक टेस्ट। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि इफ़ पॉसिबल एटलीस्ट 30 मिनिमम आप टेस्ट दीजिए, जिसमें से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव आपकी पढ़ाई हो सके। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ क्या करती है, आपको प्रिपेयर करती है D-Day के लिए। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन भी आपको कुछ खतरनाक क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में देख के, मॉक टेस्ट में देख के आप उनसे कंफर्टेबल हो सकते हो। साथ ही साथ जो मैंने नहीं किया फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ये था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। मैंने कुछ 1 या 2 पेपर देखे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँगा तो पिछले 2013 से लेके 2020 तक के UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। उससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस में से नया क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो अगर आपने उसको स्टडी किया, एनालाइज़ किया, तो आपके कुछ क्वेश्चन जो गलत हो सकते हैं वो बच जाएंगे। जैसे 2017 में एक क्वेश्चन था जिसमें ओमकारेश्वर टेम्पल कहाँ पर है ये पूछा था। तो अगर किसी ने पढ़ा होता कि ओमकारेश्वर टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिव जी, तो अगले 2018 में क्वेश्चन आया था कि इफ़ आई कैन रिकॉल करेक्टली, 4 ऑप्शन तो पूछा था, इनमें से सन टेम्पल कौन सा नहीं है। 4 थे, 4 में से एक ऑप्शन था ओमकारेश्वर टेम्पल। किसी ने 2017 में पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन श्योर बाय शॉर्ट उसका सही होता, क्योंकि उसको पता होता है यार ओमकारेश्वर टेम्पल तो MP में है, शिव जी का है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कोचिंग में जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, NCERTs पे फोकस करना है, उस मटेरियल को आप सप्लीमेंट की तरह यूज़ करना है, एंड आई थिंक इससे आपका काम हो जाएगा। सेकेंडली
मेंस के लिए सबसे ज़रूरी है आंसर राइटिंग। यूपीएससी में बोला जाता है आंसर राइटिंग इज़ द किंग। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो कितना भी कुछ कर लीजिए, बिकॉज यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। आपको आई थिंक एक पेपर में 5,000 3,000 वर्ड्स लिखने होते हैं, 1500 वर्ड्स के 2 ऐसे लिखने होते हैं। अगर आप राइटिंग अच्छी नहीं है आपकी, तो आपकी बाकी चीज़ें कितनी भी अच्छी हो, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट। सो फोकस ऑन आंसर राइटिंग। जब भी आपका मेंस का कोई टॉपिक, पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाए, तो पॉलिटी का प्रीवियस ईयर उठाइए, कोचिंग का मटेरियल उठाइए। बहुत सारी वेबसाइट्स डेली क्वेश्चन एनालिसिस आपको डालती हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो करिए आप। और या तो खुद रिव्यू करिए, कोचिंग में है तो अपने टीचर से रिव्यू करवाइए, अपने एजुकेटर से रिव्यू करवाइए, या फ्रेंड्स हैं तो आप सीनियर फ्रेंड्स हैं जो अटेम्प्ट्स दे चुके हैं उनसे आप रिव्यू करवाइए। एंड दिस इज़ हाउ यू लर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस आंसर राइटिंग, चाहे ऑप्शनल हो या कुछ भी हो। तीसरी चीज़ थी ऑप्शनल। ऑप्शनल मेरा, जैसे मैंने बताया, एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा पेपर 1 का आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, बिकॉज मैं कभी क्या पढ़ता था कभी क्या पढ़ता था। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया, मेंटरशिप और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ले सकते हैं, इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, तो आप लीजिए, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और नहीं तो आप सेल्फ स्टडी भी करके कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए मेरे प्रॉब्लम जो रही थी, जैसे मैंने बताया, सिलेबस कंप्लीट नहीं था। दूसरी चीज़ थी आंसर राइटिंग मैंने ऑप्शनल की कुछ नहीं करी थी, नोट्स भी रेडी नहीं थे। इमेजिन कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने अपनी सारी इन सब प्रॉब्लम से काम किया, नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग करी, टेस्ट सीरीज लिखी, और अल्टीमेटली मेरे ऑप्शनल में आई थिंक 278 मार्क्स आए थे। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन खैर 278 भी अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। इनको अब आप इन प्रॉब्लम को ध्यान रखेंगे, रिपीट ना करेंगे, तो आपको फेल अटैम्प्ट नहीं देखने पड़ेंगे। हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, आई होप, आपका एग्ज़ाम निकल जाए। सो फर्दर लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं। और जैसे मैंने बताया, मेरा पहला अटैम्प्ट जो फेल हो चुका था, मन में दुविधा आती है, शंका आती है, यू फील होपलेस, यू फील हेल्पलेस कि आगे करना है ना करना। मेरे भी आया था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट आई वुड क्विट यूपीएससी, लेकिन उस टाइम एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मॉरल सपोर्ट जो आपको चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे किसी की भी तरफ से हो, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर सर्कल, जो भी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मेरा मॉरल सपोर्ट हाईलाइट करना चाहूँगा। मेरी फैमिली, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और बाकी सभी जितने भी थे, उन्होंने हमेशा मुझ पर एक यकीन बनाए रखा। स्पेशली मेरी दादी जो थी और मेरे अम्मी जो थी, माई मदर। बाकी सब कभी कभी कह देते थे कि शायद आपका नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मेरे पे यकीन रखा। सो अगेन, बिलीफ इज़ इम्पॉर्टेंट, बिलीफ सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। हमेशा मुझे आगे चलने के लिए प्रोत्साहन दिया। मेरे फ्रेंड्स थे, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, शायद नाम नहीं लूँगा तो गलत होगा। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स लाइक अथर, अनुभव, ऋषि, ऋषभ, सुखवेंद्र, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पीयर ग्रुप जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरे साथ था। इन सभी ने मेरे को एक सपोर्ट देते रहे, हमेशा मुझ पे यकीन रखा। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे याद आता है कि जब मैं अपना इंटरव्यू दे के आया था, तो मेरे चेहरे पे थोड़ी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुझे लगा नहीं था इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा दोस्त था आफ्ताब, उसने मुझे मोटिवेट किया, बोला कि यार कोई बात नहीं, तू फोड़ के आया है, आ जा, पार्टी करते हैं, घूम के आते हैं, क्यों रो रहा है, रोनी शक्ल मत बना, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के जो लोग मेरे आसपास रहे, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट करते रहे, जिसकी वजह से मैं फोकस रहा और तैयारी में मैंने कोई खलल, कोई बाधा नहीं आने दी अपनी। उसके बाद अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबीज़। हॉबीज़ की, जैसे मैंने बताया, मेरे को फुटबॉल और डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद है। तो हॉबीज़ की ज़रूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड हॉबीज़? सी, यूपीएससी, जैसे मैंने बताया, एक ऑलराउंडर बंदा चाहिए ना। हॉबीज़ विल ओनली नॉट इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल खेलेंगे तो टीम वर्क सीखेंगे, लीडरशिप क्वालिटी सीखेंगे, सो मेनी थिंग्स यू विल लर्न। लेकिन साथ ही साथ आपको डी स्ट्रेस करेगी। जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, हॉबीज़ जो भी हो सकती है आपकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉचिंग टीवी शोज़, वॉचिंग मूवीज़, लेकिन लिमिट में आप करिए। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आपका अल्टीमेट गोल तो यूपीएससी है। अगर आप रात भर फुटबॉल खेल रहे हैं तो इट्स नो यूज़, इट शुड बी लिमिट। कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हॉबीज़ ज़रूर होनी चाहिए, जो भी हो। इंस्टाग्राम भी आप चलाइए, व्हाट्सएप भी आप चला सकते हैं, मैं कभी कभी, लेकिन लिमिट में। लेकिन अगर आप ये लिमिट में नहीं कर पा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट, प्लीज़, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, बहुत नुकसान है उसका, घंटों बीत जाते हैं पता नहीं चलता। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो प्लीज़, आई विल नॉट सजेस्ट। लेकिन अगर खुद पे कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है आपका, देन वेल एंड गुड। उसके बाद आता है स्टोइसिज्म एंड पॉजिटिव एटीट्यूड।
मेक नोट ऑफ दिस, यू कैन इवन राइट दिस इन एथिक्स एंड ऐसे पेपर्स. स्टोइसिज्म क्या है? दिस इज सो मेनी फिलोसफीज आर देयर. गीता की फिलोसफी क्या है? कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो. कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन. इस तरह से अलग अलग रिलीजन की, बुद्धा की फिलोसफी अलग है, जैनिज़्म में है. वैसे स्टोइसिज्म एक फ़िलासफ़ी थी जो एंशिएंट ग्रीक और रोम में डेवलप हुई, जिसने मेरे को बहुत सहारा दिया, बहुत उम्मीद दी कि आगे कैसे बढ़ते जाना है, आपको हार नहीं माननी है. स्टोइसिज्म बेसिकली आपसे ये कहता है कि आपकी खुशी जो है या आपका दुख जो है, किस तरह की सिचुएशन में आप हो ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, इस पर रिएक्ट करती है आपकी खुशी, आपका दुख या जो भी आपका उस पर रहेगा. तो रिएक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हाट? रिएक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सिचुएशन यू आर इन. सो दिट हैज़ टू बी डन. मार्कस ऑरेलियस, मुझे एक नाम याद आता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया. तो दिस वाज माय मंत्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑफ दिस आई हैड दिस पॉजिटिव एटीट्यूड इन माय सेकंड अटेम्प्ट. मुझे डेवलप होता गया, मुझे बिलीफ सिस्टम आता रहा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, जब बाकी सब कर सकते हैं. आई वुड यूज़ टू सी यार इन्होंने कर लिया तो मुझ में ऐसी क्या कमी है. अजीम प्रेम जी का मुझे एक कोट याद आता है कि इफ़ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स देन योर गोल्स आर टू स्मॉल. तो बड़े गोल्स बना के पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलते रहिए. क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने एक जगह कहा था कि वे मे नॉट बी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल आई रिपीट माई सेल्फ, वी मे नॉट हैव ऑल इक्वल टैलेंट बट वी ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दैट टैलेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेसी, टैलेंटेड पर्सन. रोनाल्डो नॉट सो टैलेंटेड. तो रोनाल्डो इतने टैलेंटेड होने की वजह से हार्ड वर्क किया, अपने पे बिलीफ रखा. वो कहा करते थे आई एम द बेस्ट बिकॉज आई थिंक आई एम द बेस्ट. तो यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिलीफ. ओवर नहीं करना है कुछ भी, लिमिट में हर चीज़. ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं इंस्पिरेशनल सेशंस में वीडियोस, बुक्स सब इंक्लूड होता है. इनसे आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं मिलेगा, यू विल लर्न अ थिंग और टू राइट इन योर आंसर्स, इन योर एसे, इन योर एथिक्स. बिकॉज इतने सारे एनेक्डोट्स होते हैं, इतनी सारी कहानियाँ होती हैं जो हमें इनसे सुनने को मिलती हैं. तो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, ये फुटबॉलर हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं. सो मेनी थिंग्स आर देयर. जो भी आपको पसंद हो, रोनाल्डो हो या फेडरर हो, चाहे आपको इंदिरा नूई पसंद हो, सानिया नेहवाल, PV सिंधु ने कितना ज़्यादा अचीव किया है, द फोगाट सिस्टर्स दंगल में अपन ने देखा. तो इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज से, हेलन केलर थी, देख नहीं पाती थी उसके बावजूद. बीथोवन थे, शायद उनके मोजार्ट या बीथोवन में कोई थे, इनके बारे में कहा जाता है उनकी आँखें नहीं थी, उनके आवाज़ नहीं थी, आवाज़ सुनने की वो नहीं थी, कान में प्रॉब्लम थी. स्टिल दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ ऑल टाइम. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट. नाउ लास्टली आई विल फोकस ऑन द 3 Ds ऑफ सक्सेस. व्हाट आर द 3 Ds? डिज़ायर, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. यू नीड टू हैव द डिज़ायर कि मुझे ये करना है, एक आग होनी चाहिए. मुझे यहाँ पर एक शेर याद आता है, थोड़ा शेर व शायरी का शौकीन हूँ मैं. मुझे याद तो नहीं आ रहा किसने लिखा है, लेकिन इस तरह से कुछ आता है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो जलती रहनी चाहिए. तो वो आग की वजह से आप चेंजेस ला सकते हो, आग की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो. तो यू नीड टू हैव दैट डिज़ायर. नाउ सेकेंडली यू नीड टू हैव द डेडिकेशन. डेडिकेशन मतलब टारगेट बनाया, उसको अचीव करना है, छोड़ना नहीं है. अगर डेडिकेशन आपका ऐसा रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने डिसाइड किया कि मेरे को GDP वाला टॉपिक खत्म करके ही सोना है, और आपका दोस्त आता है, वो बोलता है चलो भाई घूमने चलते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है, या कोई भी हो, आपकी वाइफ भी हो. पता नहीं UPSC एस्पायरेंट्स की मैंने सुना ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होती नहीं, मेरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब नहीं थी ज़्यादा तो क्या तो आपको डेडिकेटेड रखना है कि भाई मेरा डेडिकेशन क्या है, UPSC. माई डेडिकेशन इज़ UPSC एंड आई हैव टू क्लियर दिस एट एनी कॉस्ट. सो दैट डेडिकेशन विल फर्दर मूव यू फॉरवर्ड. लास्ट थिंग, डिटर्मिनेशन. एक शेर है, अगर आपको सुना होगा तो, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें. यानी कि जो मैदान जंग में, इन द बैटल फील्ड, जो घोड़े पे राइड करता है, वॉरियर होता है, वही गिर सकता है घोड़े से. जो बंदा अपने घुटनों पे चल रहा है वो कैसे कभी गिर पाएगा. और गिर के उठने वाले को, हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए जी, क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं. तो ये डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, डेडिकेशन, सब कुछ होना चाहिए. UPSC आपकी मुट्ठी में है. क्या है? UPSC आपकी मुट्ठी में है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एक छोटा सा अपडेट है, जो ये सब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी, आंसर राइटिंग कैसे करना है, मेरे नोट्स थे एंथ्रो के, ऑप्शनल GS के वगैरह वगैरह, आंसर कॉपीज़ थी. अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हो, आप उनसे देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ आई विल बी मेकिंग सम मोर स्पेशल क्लासेस.
on the Unacademy platform. What? Special classes that you can refer on the Unacademy platform, and that completely free of cost. They will be completely free of cost, and to access those use my code फैज़ान. इस कोड को आप यूज़ करिए और एक्सेस करिए. आज वक्त कम है तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा मैं, तो डिटेल्स एनालिसिस के लिए, नोट्स वगैरह के लिए ज़रूर डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू दिस. ओके, नाइस फोटो, डू यू थिंक? एनीवे, सो आगे बढ़ते हैं. उसी के साथ साथ Unacademy is doing excellent work in the field of education, democratizing education at not very high cost, minimal cost, and for that there are so many educators जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनका कंटेंट आप देख सकते हो और ज़्यादा नई चीज़ें सीख सकते हो. मुनाल पटेल नीड्स नो इंट्रोडक्शन. सॉरी, इकोनॉमी के लिए हैं. सिद्धार्थ अरोड़ा इज़ फॉर पॉलिटी. सुदर्शन गुर्जर इज़ फॉर जोग्राफी. सो दीज पीपल यू कैन फॉलो, learn from their content and refine, re-strategize your preparation. आगे बढ़ते हैं. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सेशन वगैरह सब रहता है यहाँ पे. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. चेंजेस इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिला? जल्दी करेंगे थोड़ा. पहला था इंटीग्रेटेड अप्रोच. पहले मैं क्या पढ़ रहा था? पहले मैं पढ़ रहा था सीलोज़ में रहना कभी कोई बात नहीं. देखो, गवर्नमेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सबका साथ सबका विकास. तो आपको सब साथ में लेके पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी अलग पढ़ ली, मेंस के लिए अलग पढ़ ली. ये मैं एक प्रॉब्लम करता था सेकंड अटैम्प्ट में. जो मैंने करा वो ये था, इंटीग्रेटेड अप्रोच. जब मैं पॉलिटी पढ़ रहा था तो पॉलिटी पढ़ते टाइम मैं कोशिश करता था कि उसका प्रीलिम्स वाला फैक्चुअल पार्ट भी कवर करूँ और जो एनालिटिकल पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, शुड इंडिया भी क्वेश्चन आ सकता है, शुड इंडिया चेंज फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी टू फेडरल सिस्टम एज वी हैव इन यूएसए और द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इस तरह के कोई क्वेश्चन, तो मैं उसको भी फोकस करता था. और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मैं क्या करता था? आई यूज टू मेमोराइज द फैक्ट्स, मोर रिविजन, एंड देन आंसर राइटिंग. जैसे मैंने बताया, टॉपिक खत्म, आंसर राइटिंग चालू. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो दिस वॉज माई इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर प्री एंड मेन्स. ठीक है. उसके अलावा जो मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू की भी अप्रोच इंटीग्रेटेड थी. ऐसा नहीं था रिजल्ट आने के बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करी. द चेंजेस इन माई पर्सनैलिटी, किस तरह से बोलना, उठना, बैठना, बात करना, हर चीज़ में इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. क्लियरिंग यूपीएससी वॉज अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग. इट वॉज अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ माई पर्सनैलिटी. तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. उसके बाद ब्रेकिंग डाउन करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. प्रीलिम्स, PYQ एंड मॉक टेस्ट एंड रिवीजन. देखिए आज क्या हो रहा है ना, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, अनएक्सपेक्टेड हो गया है, अनरिलायबल हो गया, पता नहीं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें. फोकस मोस्टली ऑन स्टैटिक. फॉर प्रीलिम्स स्टैटिक इज़ द की. स्टैटिक एंड कॉन्सेप्चुअल. अगर इस बार भी स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल किसी के अच्छे होते हैं ना, आराम से 90+ स्कोर कर लेता. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर कोचिंग मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं, स्टैटिक कवर नहीं करते हैं. उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फेल हो जाता है. साथ ही साथ प्रीलिम्स में आपको फोकस करना है किस पे? CSAT भाई मैंने बताया, छोड़ना नहीं है. जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये करना है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंस GS1 to GS3. सी, न्यूज़पेपर रीडिंग विल हेल्प हेयर. आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, नॉट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेक मोस्टली फॉर मेंस पर्सपेक्टिव. एनालाइज द इशू, मेक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. अगर क्वेश्चन आया है न्यू रामसर साइट्स के ऊपर, तो दे विल नॉट आस्क यू अबाउट व्हाट इज रामसर साइट्स, हाउ मेनी साइट्स वी हैव. दे विल आस्क यू, has Ramsar convention been able to conserve our environment, our geography, things like that they will ask. So we have to focus more on that. For GS1, see GS2 IR में तो सब ही करंट अफेयर से आता है, तो यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा फोकस करना है. GS3 में इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मोस्टली एनवायरमेंट में जो मोस्टली चीज़ें चल रही हैं. जैसे लास्ट ईयर हैदराबाद में फ्लड्स आए थे, GS3 में दे आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट फ्लैश फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स. GS1 में सिमिलरली दे आस्क्ड अबाउट सेक्युलरिज्म. दे कीप ऑन आस्किंग दीज थिंग्स. फॉर दैट PYQ, जैसे मैंने बोला, PYQ इज़ द की. राइट, टेस्ट सीरीज प्लस PYQ. पहले आप PYQ लिखिए जब भी आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए. उसके बाद जब आप सफिशिएंट हो प्रीलिम्स के बाद, यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर टेस्ट सीरीज. दिस इज माई पर्सनल सजेशन, दैट विल हेल्प यू अलॉट. फॉर ethics is also very important to make you score good in the examination. What you need to do is newspaper. देखिए न्यूज़पेपर, ethics is all about theory plus case studies.
जब आपको केस स्टडीज़ और थ्योरीज़ को करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें जो न्यूज़ है उसको लिंक करना है एथिक्स के अलग अलग टॉपिक्स से, वो मैंने किया। एंड इसकी वजह से एथिक्स में आई थिंक मेरे को 100 प्लस अराउंड 100 मार्क्स आए, विच इज़ नॉट बैड। आई थिंक 108 और 1010 इज़ द टॉपर्स मार्क्स. सो दिस व्हाट आई डू फॉर डिटेल्ड ethics and all this strategy. I'll make some more videos on the Unacademy special classes platform. Please go and refer to that using my code Faizan. Okay, so apart from that, essay. देखो ऐसे में क्या होता है ना, आपने देखा होगा हिंदू की एक मैगजीन आती है, इसको कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं कवर स्टोरी में, विच यू कैन राइट टू इम्प्रूव योर ऐसे. ऐसे में भी करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है. अगर आप लेटेस्ट रेफरेंसेस रखोगे, लिखोगे, तो यूल गेट मोर मार्क्स. मेरे को अराउंड 130 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे, 135 और 130 समथिंग लाइक. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहा करती. उम्मीद थी ज़्यादा आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो गया तो अब कोई दुख नहीं है. ऑप्शनल आपको क्या करना है, नोट्स मेकिंग. आई डिलीट दिस एंड ओके. ऑप्शनल स्टडी नोट्स. अब देखो एक रिसोर्स में लिमिटेड नहीं रहना है आपको, डाइवर्सिफाई योर रिसोर्सेस. ठीक है, डाइवर्सिफाई रिसोर्सेस आफ्टर एवरी टॉपिक. फॉर एग्जांपल सोसाइटी ख़त्म हो गया, कल्चर ख़त्म हो गया, रिलीजन ख़त्म हो गया, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फॉर दैट. अकेले लिखिए, किसी के साथ मिलकर लिखिए. प्रीवियस ईयर हेयर ऑल्सो आंसर राइटिंग में प्रीवियस ईयर. प्री के बाद you can go for test series. Topper copies, I referred to Lakshmi and ma'am, Sachin Gupta and so many other people were there. इस बार भी काफ़ी अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपलोड करी होगी टॉपर्स ने, तो प्लीज़ रिफर टू दैट. ये मेरा ऑप्शनल में बेसिकली स्ट्रेटजी. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, लिंक विद करंट अफेयर्स एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. देखिए शुरू में डर लगता है यार, इतना सारा स्टैटिक पोर्शन है, कैसे हम ख़त्म करेंगे, लेकिन रिवीजन करते करते आपको बुक्स के नाम याद आ जाती हैं, कौन सी ट्राइब ने कहाँ के स्टडी कैसा करा, सब हो जाता है. नो इशू, आराम से हो जाएगा पूरा. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट फॉर प्री ऑल्सो, फॉर मेन्स ऑल्सो. व्हाट यू नीड टू डू इज़, प्रीलिम्स के जो टेस्ट हैं, मेंस के जो टेस्ट हैं, टेस्ट देने के बाद प्लीज़ उनको एनालाइज करिए, प्लीज़ उनसे लर्निंग लीजिए, प्लीज़ उनको समझिए, भले आपके 50 मार्क्स क्यों ना आ रहे हो. What you need to do is you study these topics, you learn from these topics and you prepare your examination like that. चाहे प्री हो या मेंस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक टेस्ट जितने करेंगे उतना ज़्यादा है, लेकिन मॉक टेस्ट को साथ साथ PYQ पे भी फोकस करिए. कोशिश करिए एटलीस्ट प्री के लिए 30 to 40 तो आप लिखें ही सही मॉक टेस्ट, और जिसमें 10 फुल लेंथ हो. ठीक है, 10 आपके फुल लेंथ होने चाहिए. मेंस में भी आपको GS 1 2 3 4 सेक्शनल लिखना है, ऑप्शनल लिखना है, सारे लिखने हैं. इतना सब आप कर लेंगे ना, आई बिलीव, और कॉन्स्टेंट एवेल्युएशन करके खुद का इम्प्रूव करेंगे, ईजी, आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम. दिस इज व्हाट आई डिड. कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द आई थिंक द फाइनल स्लाइड, रिडेम्पशन इन द सेकेंड अटैम्प्ट. सी, जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट का रिजल्ट आया, आई थिंक 24 सितंबर था. आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग कि मेरी इतनी अच्छी 58 रैंक आएगी. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार लिस्ट में भी नाम आ जाए तो मैं तो खुश हूँ. बट जब कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो छप्पड़ फाड़ के मुझे दिया, 58 रैंक मुझे दी. एंड आई थिंक उसकी वजह से आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है. साथ ही साथ इससे ज़्यादा मुझे खुशी क्या है ना, आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जब वो खुशी दिखेगी ना उनको कि बंदे ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, दैट इज़ अनमैचेबल. डू इट फॉर देम. इफ़ यू कैन नॉट डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर देम. Do it for them. Do not quit. Keep on trying. Keep on motivating yourself. Keep on believing in yourself and do it for that. तो लर्निंग्स क्या थी मेरी एग्ज़ाम में, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. लर्निंग ये थी कि यार अपने पे बिलीव करना है, नोट्स मेकिंग पे ध्यान देना है, इंडिकेटेड अप्रोच रखनी है. दीज आर ऑल द लर्निंग्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग वाज, हार नहीं माननी है, अपने पे यकीन नहीं ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. कीप ऑन बिलीविंग योर सेल्फ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्रैकिंग UPSC, जब UPSC क्लियर हो गया, मैंने बता ही दिया भाई, आई फेल्ट लाइक आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि यार, शॉक लगा मेरे को, मतलब नहीं हो सकता. वो जो फीलिंग है ना, आई विल से गो फॉर दैट फीलिंग, जस्ट गो फॉर दैट फीलिंग. कुछ नहीं, गो फॉर दैट फीलिंग. इट्स अनमैचेबल. जो होगी ना, बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता. उसके बाद वी विल सी द जर्नी आफ्टर. अब आजकल जर्नी आफ्टर में तो यार जितना देखो फेलिसिटेशन होते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, so many things are happening. It makes you feel good, but ultimately you don't have to divert from your main topic, divert from your main goal, which is to serve the people. ये सब बधाइयाँ चलती रहेंगी, that will be very happy, do it for that also. लेकिन हमेशा अपना गोल नहीं भूलना है, to serve the society and the nation, serve the society and the nation. उसके बाद अपन आते हैं, yes, believe in yourself. I think
जितनी बार मैंने बिलीव बोला है, अगर हर बिलीव के लिए मुझे कोई 10 रुपये भी देता तो अभी तो लाख रुपये हो जाते। एनीवे, सो बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। आपने सुना ही होगा यार, वो कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो पत्थर उछालिए तबीयत से, बिलीव करके, एंड the Almighty will give you success. That was it from my side. I will try to make some more videos on the special classes on the Unacademy platform, as I already told you. Please go through that. They will be completely free. There you will be able to understand more and more in detail about my notes making, how are my notes. You can even refer to them for your own note making, optional GS, everything. All the best friends who are preparing for mains. All the best for mains. लग जाओ न्यूज़पेपर वगैरह सब में. All those who are preparing for prelims, आप भी न्यूज़पेपर में लगो और साथ ही साथ प्रीलिम्स के फोकस में भी रहो. ऑल द बेस्ट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. आई विल टेक योर लीव.